स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द यूएसए के पर्सपेक्टिव से है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे एक एजेंसी है जिसको कि हम यूएसएआईडी के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट। रिसेंटली स्टूडेंट्स इस एजेंसी के अगेंस्ट में जो एलिगेशन है वो लगाए गए हैं कि इनके द्वारा $21 मिलियन है उनको स्पेंड किया गया इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस के अंदर वोटर्स के टर्नआउट की रिगार्डिंग में। अब आप देखिए किसी इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन के अंदर रिलीज किया गया है। यूएस के जो न्यू प्रेसिडेंट है वो पावर के अंदर में आए हैं, तो उनके द्वारा गवर्नेंस का जो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में एक डिपार्टमेंट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, डिपार्टमेंट फॉर द गवर्नेंस एफिशिएंसी। उन्हीं के द्वारा आप देखिए कि अर्लियर प्रेसिडेंट के टेन्योर के दौरान में किस तरीके से यूएस का जो मनी है वो अदर कंट्रीज के अंदर स्पेंड हुआ करता था। तो उसके एलिगेशंस के रिगार्डिंग में ये इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन के अंदर में आया है। इस कम्प्लीटली कंट्रोवर्सी के पर्सपेक्टिव से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा अपना जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है। मिनिस्ट्री के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि इंडिया के द्वारा कभी भी किसी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स के अंदर में जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं हुआ करता है। अगर किसी फॉरेन एजेंसी के द्वारा इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस के अंदर इंटरफेरेंस वो किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि इलेक्शन प्रोसेस हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होने चाहिए। और हमारे कंट्री के अंदर आप देखिए कि एक हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में किसी भी तरीके का जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हुआ करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंटरनल अफेयर्स के अंदर में जो एज ए डीप ट्रेबल के रूप से इसको ऑब्जर्व किया गया कि अगर किसी एजेंसी का इंटरफेरेंस है इंटरनल अफेयर्स के अंदर में। एग्जाम के पर्पज से क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एक तो आप देखिए कि आपको सोर्निटी के बारे में पता होना चाहिए। जब आप प्रियम्बल को भी रीड करते हो तो वहाँ पे भी जो सोवरेनिटी जो वर्ड है उसको मेंशन किया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि हम भारत के लोग, हमारा जो कंट्री है ये जो भारत, इसको हम किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक के रूप से। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो प्रियम्बल के अंदर में बाद में ऐड किए गए थे, जिसके अंदर आप देखिए कि सेक्युलर भी एक वर्ड है जो काफ़ी बार आपको न्यूज के अंदर हुआ करता है। तो जो सोवरेनिटी वर्ड है हमारे प्रियम्बल के अंदर में वो क्या मेंशन करता है कि इंडिया यहाँ पे फ्री है अपने जो एक्सटर्नल अफेयर हैं कि किस कंट्री के साथ में किस तरीके से हमें जो रिलेशंस हैं उसको मेंटेन करना है। और इंडिया कम्प्लीटली फ्री है अपने जो इंटरनल अफेयर्स है उसके रिगार्डिंग में, वहाँ पे किसी भी जो अदर कंट्री का जो इंटरफेरेंस है वो नहीं अलाउ है। और आप देखिए कि इंडिया का एक इस तरीके से आपको जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी एक ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा कि कभी भी किसी कंट्री के जो इंटरनल अफेयर्स है उसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं हुआ करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से एक स्टेटमेंट है वो दिया गया हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं एस जयशंकर सर, उनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि G20 के अंदर में काफ़ी सारी जो मीटिंग्स हैं वो कंडक्ट होती हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर्स का जो मीटिंग वहाँ पे कंडक्ट हुआ है उसके दौरान में उनके द्वारा ये स्टेटमेंट है वो दिया गया है कि इंडिया और चाइना के द्वारा किस तरीके से G20 को प्रोटेक्ट है वो किया गया है कि ये जो फोरम जो क्रिएट हुआ था ये यहाँ पे एग्जिस्टेंस, ये आप देखिए कि इस फोरम से काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं वो एग्जिट कर सकते थे। इंडिया और चाइना के द्वारा इस फोरम को इंटैक्ट है वो रखा गया है। स्टूडेंट G20 के पर्सपेक्टिव से हम रीड करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वहाँ पे विजिट के लिए गए। इंडिया और चाइना के जो बायलेटरल रिलेशंस हैं उसको भी उनके द्वारा डिस्कस किया गया है कि जैसे कि हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पे डिसंगेजमेंट का प्रोसेस हुआ है, जो कि आप देखिए कि 2020 से लेकर 2024 तक, 2020 के अंदर जो गलवान वैली का क्लैश देखने के लिए मिला था, 2024 तक कंटिन्यूस इंडिया और चाइना का जो फोर्सेज हैं उनका वहाँ पे आप देखिए कि एग्रेशन है वो देखने के लिए मिला था कम्प्लीटली 4-5 ईयर्स के रिगार्डिंग में। तो कैसे इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है उसको अभी रिज्यूम करने के बारे में भी डिस्कशन ये भी था कि जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं इंडिया और चाइना का उनको भी फिर से रिज्यूम है वो किया जाए, जिससे कि रिलेशंस हैं वो एक बेटर कंडीशन के अंदर यहाँ पे आने वाले समय के अंदर डेवलप हों। स्टूडेंट G20 के रिगार्डिंग में जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है। तो अब आप देखिए कि G20 क्या है। G20 एक फोरम है। G20 को याद रखना ग्रुप नहीं है,
फोरम क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर है वो नहीं है। G20 का कहीं पे भी आपको जो परमानेंट हेडक्वार्टर है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे भी जो समिट ऑर्गेनाइज होता है वहीं पे ही एक टेम्परेरी हेडक्वार्टर है वो क्रिएट किया जाता है इसका। कौन कौन से कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 3-4 कंट्रीज हैं हर एक ऑप्शन के अंदर बताए गए और क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि कौन से कंट्री हैं वो इसके जो मेंबर हैं। तो आप देखिए कि मेंबर्स को एक बार हम यहाँ पे रीड करते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब के अंदर में जो नॉर्दर्न अमेरिका का जो कॉन्टिनेंटल एरिया है वहाँ से आप देखिए कि आपको जो कनाडा है, वहाँ से आपको कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और मैक्सिको नाम का जो कंट्री है। ये 3 कंट्रीज आपको यहाँ पे इसके जो मेंबर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। फिर आप देखिए कि लैटिन अमेरिका के अंदर में अर्जेंटीना है और ब्राज़ील है। लैटिन अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना है और ब्राज़ील है। स्टूडेंट्स अर्जेंटीना और ब्राज़ील के अलावा अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है। फिर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में तो आप देखिए अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन तो इसके पार्ट हैं, 2 यूनियंस यहाँ पे पार्ट है। बट अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर में साउथ अफ्रीका है वो इसका यहाँ पे जो मेंबर है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फिर मिडिल ईस्ट के पर्सपेक्टिव से या वेस्ट एशिया के रिगार्डिंग में तो वहाँ पे आपको जो सऊदी अरेबिया है वो इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आप देखिए कि इस मिडिल ईस्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यूरोप का जो एरिया है, वहाँ से कौन कौन से कंट्रीज हैं? वहाँ से स्टूडेंट्स फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। इटली के अलावा आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम भी इसका पार्ट है। यूनाइटेड किंगडम के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टर्की है वो भी इसका पार्ट है। और हमारे अगर हम बात करें साउथ एशिया के अंदर में तो ओनली इंडिया इसका पार्ट है। आप देखिए कि ईस्ट एशिया के अंदर में चाइना इसका पार्ट है। और स्टूडेंट्स ईस्ट एशिया के अंदर में फिर साउथ कोरिया है, जापान है। फिर आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में रसिया है, इंडोनेशिया है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये कुछ 19 कंट्रीज हैं वो इसके यहाँ पे मेंबर्स हैं। 19 कंट्रीज के अलावा 2 यहाँ पे यूनियंस हैं जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन के अलावा स्टूडेंट्स जो अफ्रीकन यूनियन है, जो इंडिया के अंदर इसका समिट ऑर्गेनाइज हुआ था G20 का, तो अफ्रीकन यूनियन को जो ग्लोबल साउथ का जो मैसेज है उसको डिलीवर करने के पर्सपेक्टिव से अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पे जो ऐड है वो किया गया था। तो ये तो G20 के मेंबर्स के बारे में हुआ। G20 आप देखिए कि कब क्रिएट किया गया स्टूडेंट? G20 को 1999 के समय में बेसिकली इसका आपको जो मीटिंग्स है वो देखने के लिए मिलेगा। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स के अलावा जो सेंट्रल बैंक हुआ करता है, जो इंडिया के अंदर में RBI है, तो आप देखिए कि सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स है वो मिला करते थे। फिर 2008 के समय में ये वहाँ पे जब ग्लोबल स्लो डाउन का सिचुएशन क्रिएट हुआ तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका मीटिंग वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। 2000 आप देखिए कि 23 के समय में हमारे इंडिया के अंदर में जो इसका जो समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था 2023 के समय में। उसके रिगार्डिंग में भारत मंडपम है उसको क्रिएट किया गया, अफ्रीकन यूनियन है उसको भी ऐड है वो किया गया था। तो ये G20 के बारे में था। इंडिया और चाइना का जो यहाँ पे जो एफर्ट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि कूनो नेशनल पार्क के बारे में है। कूनो नेशनल पार्क के अंदर में जो चीताज जो लाए गए थे उनको रिलीज किया गया है वाइल्ड एरिया के अंदर में। कुछ चीता जिनको कि मॉनिटर के लिए रखा गया था, अब आप देखिए कि उनको वाइल्ड के अंदर में जो रिलीज है वो कर दिया गया है। तो एग्जाम के पर्पज से आपको क्या पता होना चाहिए, कहाँ पे ये सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? मध्य प्रदेश के वहाँ पे ये सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट एरिया हैं जहाँ पे सिचुएटेड है कूनो नेशनल पार्क? तो आप देखिए कि श्योपुर का एक एरिया है, श्योपुर है। श्योपुर के अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मुरैना का जो डिस्ट्रिक्ट है, श्योपुर और मुरैना जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर में अपना एरिया है वो शेयर करता है। कूनो नाम का एक रिवर है वो वहाँ से फ्लो करती है, कूनो रिवर फ्लो करती है पार्क के वहाँ से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ से जो कूनो रिवर है वो फ्लो करती है, उसी के बेसिस पे इसका जो नेमिंग है वो किया गया। तो यस स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया जाएगी कूनो नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है एक डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर में। एक डिस्ट्रिक्ट बता दिया जाए कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आप देखिए कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपना एरिया है वो शेयर करता है। क्या इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं? यस स्टूडेंट्स। डेजर्ट नेशनल पार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर पूछा गया था कि कितने जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है उसके अंदर ये सिचुएटेड है। एक कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट था
क्योंकि आप देखिए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो पॉपुलेशन है उसके कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये एरिया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर ये सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, कूनो नेशनल पार्क के अंदर चीताज को इंट्रोड्यूस करने से पहले ये बेसिकली एक साइट हुआ करता था। एशियाटिक लाइंस का जो री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया था। इस एक बार जो कंसर्न्स है वो रेज हुए थे कि अगर एशियाटिक लाइंस जिनका की पॉपुलेशन कहाँ पे है, गिर के अंदर में है, गिर जो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, तो वहाँ पे आप देखिए कि कोई डिजीज का अगर आउटब्रेक होता है तो वहाँ पे कंप्लीटली जो पॉपुलेशन है वो एलिमिनेट ना हो, उसके रिगार्डिंग में कुछ अदर जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पे उनको जो सैंड है वो कर दिया जाए। तो उसके रिगार्डिंग में भी एक इम्पोर्टेंट जो साइट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। बट लेटर फेज के अंदर में गुजरात के द्वारा अपना जो प्राइड है उसके रूप से देखा गया कि गिर के अंदर ही वो सिचुएटेड हैं और उनके द्वारा जो रजिस्टर वो किया गया था इस तरीके से जो री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का एरिया है, सावना ग्रासलैंड का जो प्रेजेंस है वो भी आपको इस एरिया के अंदर देखने को मिलेगा कूनो नेशनल पार्क के वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कूनो नेशनल पार्क के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि हमारे यहाँ पे जो सेक्सुअल इक्वलिटी है उसको स्कूल एजुकेशन के अंदर ही ऐड किया जाए। जैसे कि आप देखिए कि वुमेन्स का जो रेस्पेक्ट है उनको इक्वल वे के अंदर जो ट्रीट करना है वो यहाँ पे पॉसिबल हो सके। मोरल एथिकल जो बिहेवियर है उसको जो अपोजिट जेंडर है उसके अगेंस्ट में आप देखिए कि अपब्रिंगिंग के दौरान में ही सिखाया जा सके। तो बेसिकली आप देखिए कि उसको ऐड करने के बारे में जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ओपिनियन बेस पे यहाँ पे जो जजमेंट है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में है, उनके द्वारा जो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया है उसके ऊपर में कुछ पेनल्टीज हैं वो लगाए गए हैं। ये पेनल्टी किस बेसिस पे लगे हैं स्टूडेंट्स? पेनल्टी आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो एफटीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो बेसिकली आप देखिए कि ब्रॉडकास्टिंग जो सर्विसेज हैं उसके रिगार्डिंग में 26% का वहाँ पे लिमिटेशन था। 26% का लिमिटेशन है जो कि 2019 के समय में तो डीपीआईआईटी नाम का जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा ये क्रिएट किया गया था। तो और प्रेजेंट समय में जो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया है वहाँ पे आप देखिए कि आपको 100% जो फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो उसको रिड्यूस करना था, वो नहीं किया गया। इसी बेसिस पे जो पेनल्टीज हैं वो लगाई गई हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट है उसके थ्रू में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्योंकि आप देखिए कि एक और एक्ट है यहाँ पे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, एफसीआरए। ये जो बेसिकली जो लॉ है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर देखने के लिए मिलेगा, एफसीआरए। तो जो फीमा का जो एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, आपका ये होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ वहाँ पे 3 लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट है, हमारे यूनियन जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका भी यहाँ पे स्टेटमेंट है। आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अगर जो 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट या कुछ प्रोविजंस को नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो समग्र शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान जो कि 3 जो इनिशिएटिव हैं एजुकेशन सेक्टर के, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और स्टूडेंट टीचर्स एजुकेशन, तो इन 3 जो इनिशिएटिव्स का जो मर्ज करते हुए जो समग्र शिक्षा अभियान को जो डेवलप किया गया था उसके रिगार्डिंग में जो फंडिंग है उसको रोका गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में ये जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ है कम्प्लीटली। बट आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो होना चाहिए कि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कौन सा लिस्ट के अंदर में है, क्या स्टेट का कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप देखिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 5 हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि जो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर में ऐड है वो किया गया था। नेक्स्ट आप देखिएगा आसाम के वहाँ पे एक डांस है, मेगा लेवल के ऊपर में उसको ऑर्गेनाइज है वो किया गया है। जुमाइर बिंदनी नाम से इस डांस का जो नेम है, जहाँ पे आसाम के अंदर में जो टी गार्डन कम्युनिटीज हुआ करती हैं उनके द्वारा ये जो डांस है उसको परफॉर्म किया जाता है। तो आप देखिए कि डांस का क्या नाम है स्टूडेंट, जुमाइर बिंदनी नाम से इस डांस का नाम है। और टी गार्डन के अंदर में जो कम्युनिटीज हुआ करती हैं उनके द्वारा बेसिकली ये जो डांस है उसको परफॉर्म किया जाता है। टी गार्डन आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? जो दोवार का जो रीजन है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आसाम के अंदर में जो दोवार का जो रीजन है,
टी के रिगार्डिंग में भी आपको एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि टी को आप देखिए कि टी का अगर प्लांटेशन को कैरी आउट करना है तो स्लोपी जो कंडीशंस हैं वो होनी चाहिए, जो काफ़ी सारा वाटर है उनको रिक्वायर हुआ करता है रेनफॉल, बट रेनफॉल का जो वाटर है वो स्टैगनेंट ना रहे। जो टी का जो आप देखिए कि प्लांट है उसका रूट एरिया के अंदर में जो पानी है वो स्टैगनेंट है, वो ना रहे। तो ये आसाम के पर्सपेक्टिव से है। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे टी गार्डन कम्युनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया। अभी हमने कूनो नेशनल पार्क को जब रीड किया था तो वहाँ पे कम्युनिटी हमने नहीं बताया था। इसका जो मेजर एरिया है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पे आपको सहारिया नाम से एक ट्राइब है, उसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। सहारिया जो ट्राइब है वो हुआ करती है। वैसे भी आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर में आपको लार्जेस्ट नंबर के ऊपर में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका प्रेजेंस हुआ करता है। स्टूडेंट, तिरुपति का जो टेम्पल एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि जो प्रसाद के अंदर में जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है उसके रिगार्डिंग में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था कुछ मंथ पहले, तो उसके उसी के अंदर में जो डिंडीगुल का जो एरिया है जो कि तमिलनाडु के अंदर है, डिंडीगुल, जहाँ से जो घी है वो सप्लाई किया जाता है प्रसाद के पर्सपेक्टिव से, तो उसको कुछ यहाँ पे जो क्लियरेंस है वो प्रोवाइड किया गया है कि ओनली हो सकता है कि उन्हीं की वजह से जो यहाँ पे जो जो क्वालिटी है जो प्रसाद का जो उसके अंदर में जो एडल्ट्रेशन है जिसको ऑब्जर्व किया गया था, तो सिर्फ हो सकता है कि घी की वजह से ही ना, वो अदर जो प्रोडक्ट्स हैं जो ऐड किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग में। डिंडीगुल तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। किसके लिए फेमस है डिंडीगुल स्टूडेंट? डिंडीगुल फेमस है अपने लोक्स के पर्सपेक्टिव से। जो लोक जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं ना, उसका यहाँ पे जीआई टैग है वो भी दिया गया है डिंडीगुल के वहाँ पे। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो ताले हैं, जो लोक्स है, वो कहाँ पे बनाए जाते हैं? अलीगढ़ नाम की जो जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर में, वहाँ पे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पे ये कुछ जो टेंशंस जो क्रिएट हुआ था उसके रिगार्डिंग में जो टॉक्स हैं उसको कैरी आउट किया गया है इंडिया और पाकिस्तान के जो डिफेंस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि उत्तराखंड के द्वारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से जो लिविंग रिलेशनशिप के अंदर रहने वाले जो पर्सनस हैं उनको यहाँ पे जो अपना रजिस्ट्रेशन है उसको कैरी करना होगा, तो उसके पर्सनल डिटेल्स क्यों मांगे गए हैं उसके रिगार्डिंग में अपना जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो आप देखिए कि उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बना है आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में जिनके द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इम्प्लीमेंट है वो किया गया है अपने जुरिडिक्शन के एरिया के अंदर में। इससे पहले आप देखिए कि गोवा के वहाँ पे था, जो पोर्तुगीज के एरा के समय ही उसका इम्प्लीमेंटेशन था। पोर्तुगीज के एरा के समय ही गोवा आप देखिए कि दादर है, नागर हवेली है, दमन एंड दीव है, ये बेसिकली आपको पोर्तुगीज के कंट्रोल के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे ये जो रीजन्स है। और वहाँ पे आपको जो आर्किटेक्चर है वो भी पोर्तुगल जो आर्किटेक्चर है उसका इन्फ्लुएंस है वो हुआ करता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल 44 के अंदर बताया गया है कि यूनिफॉर्मिटी है उसको कैरी आउट करना है हमें। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे केरल के वहाँ पे जो इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज हुआ उसके अंदर बताया गया कि बिजनेस को कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से किसी भी तरीके का जो रेड टेपिज्म है उसके जो बैरियर्स हैं उससे फ्री यहाँ पे इन्वेस्टर्स को जो स्पेस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी तरीके का बिजनेस को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में जो रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं रहेगा। और जो बिजनेस के एरिया के अंदर में आप देखिए कि क्लियरेंस का वन ऑफ द मेन इशू हुआ करता है, तो अर्ली फेज के अंदर में या प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर उनको क्लियरेंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, फार्मर्स का जो वहाँ पे डिमांड है कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको लीगल स्टेटस है वो दिया जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा एमएसपी को डिसाइड किया जाता है किसी भी क्रॉप के रिगार्डिंग में। फिर उसको आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा उसको एक्सेप्ट है वो किया जाता है। इस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का। तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से है एमएसपी के रिगार्डिंग में, बट यहाँ पे फार्मर्स का डिमांड ये है कि लीगल स्टेटस है उसको ग्रांट किया जाए। फार्मर्स का आप देखिए कि जो इनकम है उसको भी डबल करना था। 2022 टारगेट था कि फार्मर्स का जो इनकम है उसको डबल किया जाएगा। अशोक दलवाई कमेटी है वो भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फार्मर्स की इनकम को डबल करने के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे जुडिशियल प्रोसेस के बारे में है, जीएस पेपर सेकंड के अंदर में आपसे ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि जुडिशियल प्रोसेस के अंदर में जब भी आप देखिए कि कोई सीजीआई है वो पावर के अंदर में आता है, सीजीआई के द्वारा जो पोस्ट के ऊपर में आते हैं, तो उनके ऊपर एक जो हर एक सीजीआई से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो पेंडेंसी है, जो केसेस का जो पेंडेंसी है, जो बैकलॉग्स हैं, वो उनके द्वारा किस तरीके से उसका क्लियरेंस है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो केसेस के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे प्रेजेंट समय में
सुप्रीम कोर्ट का जो डोमेन एरिया है वहाँ पे 82,000 के आसपास जो केसेज हैं वो पेंडिंग सिचुएशन के अंदर में हैं। स्टूडेंट्स हाई कोर्ट्स के वहाँ पे आप देखिए कि आपको 62 लाख जो केसेज हैं वो पेंडिंग सिचुएशन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और हमारे जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स के द्वारा आप देखिए कि 5 करोड़ के आसपास जो केसेज है वो वहाँ पे रनिंग फेज के अंदर में है, पेंडेंसी है, उसको यहाँ पे बताया गया। तो इस बैकलॉग को किस तरीके से जो क्लियर है वो किया जाए, तो उसी के रिगार्डिंग में फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि सिस्टम ही एक मेन रीजन है। इस सिस्टम के अंदर में जो एडवर्सियल कंडीशंस हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा भी काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो फाइल किए जाते हैं। हर एक जो आप देखिए कि जो भी जजमेंट है उसके अगेंस्ट में आपको गवर्नमेंट के जो केसेज हैं वो मैक्सिमम देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट जिस तरीके से हमारे यहाँ पे 21 जजेस का जो प्रेजेंस है, मिलियन का जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर में, तो लैक ऑफ जजेस का होना, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, ऐसे काफ़ी सारे रीजन है जिसकी वजह से आपको ये जो प्रॉपर एफिशिएंट वे के अंदर में जो जुडिशियल वर्किंग प्रोसेस है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब इन जो पेंडेंसी ऑफ केसेज है उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, एक तो आप देखिए कि डाटा जो गवर्नेंस है उसको यूटिलाइज किया जाए। डाटा का यहाँ पे बेटर वे के अंदर यूटिलाइजेशन का नीड है, ज़रूरत है, जैसे कि कोई भी केस हो रीअपियर ना हो यहाँ पे, उसका जो प्रॉपर वे के अंदर में जो प्रॉपर वे के अंदर उसका एक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट हो। तो उसी वजह से डाटा गवर्नेंस का रिक्वायरमेंट बताया गया है। मीडिएशन कॉन्सेप्ट के बारे में मेंशन है कि यहाँ पे जो मीडिएशन कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू भी किसी केस है उसको रिजोल्व करने का ज़रूरत है। जैसे कि 2005 के समय जब मीडिएशन को इंट्रोड्यूस किया गया था तो मैंडेट यही रखा गया था कि यहाँ पे आउटसाइड कोर्ट के अंदर में जो सेटलमेंट्स हैं उसको यहाँ पे कैरी किया जाए। तो यही कुछ एरियाज़ के ऊपर फोकस करने का ज़रूरत है जिससे कि पेंडेंसी या जो बैकलॉग्स हैं हमारे जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर में, उस जो बर्डन है उसको आप देखिए कि उस भार को कम किया जाए जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस के विजिट के लिए गए थे जो हमारे पीएम सर, तो उस दौरान में इंडस्ट्री और बिजनेस जो सेक्टर है उसके लिए क्या यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया यूएस के रिलेशन के रिगार्डिंग में उसको डिस्कस किया गया है। तो जीएस पेपर सेकंड के अंदर में इंटरनेशनल रिलेशन भी हमारा एक टॉपिक है और वहाँ पे किसी भी कंट्री के साथ में हमारे रिलेशंस किस तरीके से हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि यूएस के विजिट के जो आउटकम्स है उसको डिस्कस ये किया गया है कि यूएस और इंडिया हैं वो एक दूसरे के साथ में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको कैरी करते हैं दोनों नेशंस। प्रेजेंट समय में जो ट्रेड है उसके रिगार्डिंग में 500 जो मिशन है, मिशन 500 है, उसको लॉन्च किया गया कि 500 बिलियन जो डॉलर का जो ट्रेड है उसको कैरी आउट किया जाएगा 2030 तक इंडिया और यूएस के द्वारा। स्टूडेंट्स उसी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि जो डिफरेंट डोमेन्स है उसके रिगार्डिंग में ट्रस्ट नाम का जो इनिशिएटिव है उसको चलाया गया है कि जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है और एनर्जी का जो सेक्टर है उसके अंदर में एक दूसरे के साथ में जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। 10 ईयर का आप देखिए कि एक डिफेंस पार्टनरशिप है उसको भी कंप्लीट हुए हैं। इंडिया और यूएस का जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसके 10 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो कि इंडिया के द्वारा बजट के अंदर भी प्रपोज किया गया था, उसके अंदर भी आने वाले समय के अंदर में जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है न्यूक्लियर सेक्टर के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे कि आप देखिए कि टेक्नोलॉजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। तो ये सब एरियाज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडियन पीएम के द्वारा इंडिया एज ए इमर्जिंग ग्लोबल जो पावर हाउस है उसको रूप से इमर्ज किया गया उनके द्वारा एक डिस्कशन के दौरान में। और यहाँ पे है नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसेबल पर्सनस है उसके रिगार्डिंग में कुछ गाइडलाइंस है उनको इशू किया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन को उन गाइडलाइंस को फॉलो करने का ज़रूरत है। नेशनल मेडिकल कमीशन आप देखिए कि मेडिकल जो हमारे यहाँ पे पहले मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हुआ करता था, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसको रिप्लेस करते हुए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि मेडिकल जो सेक्टर है उसके अंदर एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। अभी उन्हीं को कुछ गाइडलाइंस है वो इशू किया गया है कि जो डिसेबल पर्सनस हैं उनको बेटर वे के अंदर ट्रीट करने का यहाँ पे ज़रूरत है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पे जो लिक्विडिटी को बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को बूस्ट किया जाए, तो उसी के रिगार्डिंग में आरबीआई के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि लिक्विडिटी का यहाँ पे जो इन्फ्यूजन है वो किया जाएगा करेंसी स्वैप के थ्रू। जो स्वैप डील है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा 10 बिलियन डॉलर के रिगार्डिंग में। यूएस और जो यूएस का जो डॉलर है और इंडियन रुपी है उनका यहाँ पे जो करेंसी स्वैप है वो रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो लिक्विडिटी क्रंच का जो सिचुएशन है या लिक्विडिटी का जो शॉर्टेज का जो सिचुएशन है उसको डील करने के रिगार्डिंग में ये आरबीआई का एक डिसीजन है
नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे फ्रांस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि जो रसियन जो उनके जो जिस तरीके से डिमांड है पीस को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग उनको फॉलो करने का, यहाँ पे जो उनका जो कंप्लीट डिमांड है उसको ना एक्सेप्ट किया जाए, इस तरीके से उनके द्वारा स्टेटमेंट है वो दिया गया है। यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं प्रेसिडेंट वहाँ के, उनके द्वारा यूक्रेन के पॉलिटिकल लीडर के बारे में कहा गया कि उनका जो प्रेजेंस है वो जरूरी नहीं है, अगर उस वॉर को वहाँ पे एंड करना है, उस कन्फ्लिक्ट को वहाँ पे एंड करना है। केन्या के रिगार्डिंग में है, केन्या के वहाँ पे जो इंडियन पर्सनस के मर्डर के रिगार्डिंग में कुछ पर्सनस को जो चार्ज किया गया था, अभी आप देखिए कि उनके द्वारा कहा गया कि उनके उस क्राइम के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है। केन्या के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन एक तो ये होना चाहिए कि लेक विक्टोरिया के साथ अपना एरिया शेयर करता है केन्या। नेक्स्ट आप देखिए कि केन्या जो है जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि उसका एक एरिया है नारोबी, नारोबी के वहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बेलारूस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका यहाँ पे स्टेटमेंट है। बेलारूस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि यूएस के द्वारा कोशिश किया गया है प्रेजेंट समय में रसिया और चाइना का जो फ्रेंडशिप है उसको ब्रेक है वो किया जा सके समहाउ, तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। हमास का जो ट्रूस के वायलेशन के रिगार्डिंग में इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट है कि उनके द्वारा जो रिवेंज है उसको कैरी किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो पैलेस्टीनियन जो पर्सन है, जो हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे उनको अदर एरिया के लिए सेंड कर दिया जाए, उसका रीडेवलपमेंट किया जाए, ये यूएस के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा जो कहा गया था, जिसके रिगार्डिंग में जो वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं मिनी अरब समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे? जो सऊदी अरेबिया के वहाँ पे समिट है वो ऑर्गेनाइज होगा। इसके अंदर कौन कौन से कंट्री हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट्स? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज हैं 6 कंट्रीज के मेंबर हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि सऊदी अरेबिया उसका पार्ट है, यूनाइटेड अरब अमीरात उसका पार्ट है, कुवैत उसका पार्ट है, बहरीन उसका पार्ट है, और ओमान और कतर है। ओमान और कतर हैं। इस तरीके से 6 कंट्रीज के द्वारा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को 1981 के समय सेटअप किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसका? रियाद के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इजिप्ट है, और इजिप्ट के अलावा जॉर्डन नाम का जो कंट्री है वो भी इसके जो मेंबर्स हैं वो रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इस डिस्कशन के दौरान में। यूएस के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा ये कहा गया था कि गाजा स्ट्रिप से इजिप्ट एंड जॉर्डन के लिए उनको जो सेंड है वो कर दिया जाए। एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको सीनेट का जो कंफर्मेशन है वो दिया गया है, उनको जो अपॉइंट किया गया था एफबीआई के डायरेक्टर को सीनेट के द्वारा उनका जो कंफर्मेशन है वो किया गया है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।